Good morning, class. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, in this video, we will understand about certain topics in which our first topic is essay writing. हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. essay writing जो हमारा पहला टॉपिक है. Now essay की अगर हम बात करें, you must have heard this word. You must have written essays in your life. आपने हमेशा अपने स्कूल लेवल पे तो ज़रूर ऐसे लिखे होंगे. सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहली बार सुनी हो या आपको ना पता हो. बट येस, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग. और अगर इसे हमें इसकी मीनिंग समझनी है, एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स. सो वी कैन डिफाइन एन essay एज अ रिटन पीस ऑफ राइटिंग वेयर वी प्रेजेंट आर आइडियाज़ एंड आर थॉट्स और आर एक्सप्रेशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक. जब हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टॉपिक पर हम अपने विचारों को लिखते हैं, उसी को हम ऐसे कहते हैं, ठीक है. एंड दिस वर्ड ऐसे हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्साजियम. एंड येस, ऐसे जो हैं वो इट कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन नेचर. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन आर राइटिंग स्टाइल. नाउ वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ ऐसे हैं हमारे पास, जिसमें वी हैव द 4 टाइप्स. नाउ दोज 4 कैटेगरीज ऑफ एसेज कैन डिपेंड ऑन हाउ यू आर राइटिंग. किस तरीके से आप लिख रहे हो, किस तरीके से आप लिखना चाहते हो, उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव दीज 4 कैटेगरीज. पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है नरेटिव एसेज की. नरेटिव ऐसे, नरेट का मतलब होता है बताना, ठीक है, या सुनाना. अब कहानी की तरह हम इस ऐसे को सुनाते हैं. सुनाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हम बोल रहे हैं. नरेटिव ऐसे, क्योंकि हम ऐसे हमेशा लिखते हैं. सो दीज आर नरेटिव ऐसे, दीज आर दैट टाइप ऑफ एसेज इन विच यू प्रेजेंट any incident or you present your ideas or views any incident or any event in a story form. जब आप किसी भी incident या event पर अपने बातों, अपने विचारों को प्रकट करते हो या बताते हो, दैट ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, एक कहानी की तरह, तो हम उसको नरेटिव ऐसे कहते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इन नरेटिव ऐसे इज़ कि जो नरेटिव ऐसे होते हैं वो हमेशा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे जाते हैं. सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट वॉट एवर इंसिडेंट यू आर नरेटिंग, आप जिस भी इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, यू हैव टू राइट अबाउट इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. आपको प्रॉपर सीक्वेंस में से लिखना है कि कब क्या पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर स्टेप्स में लिखना है. यू कैन नॉट मिस इंगेज एवरी थिंग कि जो लास्ट में हुआ उसको आपने बीच में बता दिया, या जो बीच में हुआ उसको पहले बता दिया. ऐसा नहीं करना है. जो चीज़ आपने जैसे एक्सपीरियंस करी है, स्टेप बाय स्टेप हम उसे बताते हुए चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू राइट डाउन a narrative essay on my experience of a road accident, so obviously I will start कि मैं कहाँ पे थी. I will start from the place where I was at the time of the accident. I can write it like I was in the market when this accident took place, and then I can tell that how आई सॉ वन कार क्रैशिंग डाउन विद अनदर कार. और पूरी चीज़ें आई विल नरेट कि क्या हुआ एक्सीडेंट के टाइम और एक्सीडेंट के बाद क्या क्या हुआ, हाउ द पीपल रिएक्टेड एंड हाउ मेनी पीपल वर हर्ट, एवरी थिंग, एंड वॉट दिस एक्सपीरियंस हैड इम्पैक्ट ऑन माई माइंड. ऑल दीज थिंग्स आई विल नरेट, बट इन अ प्रॉपर स्टोरी फॉर्म एंड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. ओके. नाउ ये जो नरेटिव ऐसे लिखे जाते हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आप खुद उस इवेंट को बता रहे हो, नरेट कर रहे हो, जो आपने खुद एक्सपीरियंस करा है, ठीक है. सो ऑब्वियसली इट विल बी रिटन इन द फर्स्ट फॉर्म. एंड द मेन मोटिव ऑफ दीज एसेज इज़ टू कनेक्ट द रीडर्स विद योर एक्सपीरियंस. यानी आपको इस तरीके से लिखना है कि आपके रीडर्स जो वहाँ उस इंसिडेंट के टाइम पे मौजूद भी नहीं थे, स्टिल जब आपके उस ऐसे को वो पढ़े तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि दैट येस दे वर देयर, दे हैड एक्सपीरियंस दिस थिंग. एंड इफ़ your readers will be able to imagine and connect themselves with your piece of writing, then you can think and you can understand that your narrative essay is absolutely up to the mark. तो जो नरेटिव ऐसे है उसका मेन मोटिव होता है कि हमें जो हमारे हम जो भी लिख रहे हैं, जो पीस ऑफ राइटिंग है, जिस भी इंसिडेंट या इवेंट या जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, उसे इतने बेहतरीन तरीके से लिखना है कि रीडर्स अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएँ और हमारे एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस समझ के उसको समझ पाएँ या फील कर पाएँ. सो दिस इज़ व्हाट नरेटिव ऐसे इज़ ऑल अबाउट, वेयर वी नरेट द इंसिडेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड इन अ स्टोरी फॉर्म. एक कहानी की तरह हम इसे सुनाते हैं, और जैसे कहानी में हर एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, वैसे ही हम नरेटिव ऐसे में भी करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिस्क्रिप्टिव ऐसे. डिस्क्रिप्टिव यानी हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे चीज़ों को. नाउ इन डिस्क्रिप्टिव ऐसे वी कैन राइट अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी इवेंट, अबाउट एनी थिंग. हम डिस्क्राइब करने को तो हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट.
तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट, अपने किसी भी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वन हैज़ टू डिस्क्राइब रोजेज़, अगर मान लीजिए किसी को आप रोज़ फ्लावर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जो गुलाब का फूल है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डिस्क्राइब? यू कैन डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन, वो कहाँ से आया है, इट्स अपीयरेंस, वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर कैसा है, उसकी फ्रेगरेंस कैसी है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिस्क्राइब। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आई हैव दिस नोटबुक इन माई हैंड, ओके। नाउ इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस नोटबुक, or if I have to write something in a descriptive form about this notebook, how will I start? Obviously I will mention the things which I can see. So first of all I will mention that this notebook, which is of green color, it has the mixture of light and dark green. There is this picture of a kingfisher, the bird, okay. And then I can also mention that the size of the notebook, okay, the quality of the pages, everything. Then I can also mention that at the back of this notebook we can again see the picture of the kingfisher, and there are certain lines given regarding the kingfisher. There is certain details given about the kingfisher, and the rest of the information like the price and everything is also mentioned here, and how this notebook is sustainable and eco-friendly to the environment. All these types of information is also given, so I can describe in such way. So in descriptive essay हम यही करते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम बता रहे हैं, अपने किसी भी टॉपिक, जो भी हमने अपना टॉपिक चूज़ करा है जिस पे हम लिखने वाले हैं, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड द मेन मोटिव बिहाइंड डिस्क्रिप्टिव एसेज इज़ टू शो, हमें इस तरीके से लिखना है कि जो भी रीडर है हमारा वो चीज़ को विजुलाइज कर सके, उसको देख सके, ठीक है। हमें सारी डिटेल्स ऐसे नहीं बतानी कि हम बता रहे हैं, हमें इस तरीके से लिखना है कि दे कैन सी, दे कैन फील दैट थिंग, ओके। एंड फॉर दिस द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स, the choice of your vocabulary should be very vivid, it should be very colorful in nature, and also every minute details should be given when you are writing in descriptive essay, okay। Now we have the third form, that is the expository essay की अगर हम बात करें, ठीक है। एक्सपोजिटरी एसेज, एक्सपोजिटरी का मतलब ही होता है एक्सप्लेन करना। नाउ दीज आर द एसेज विच आर एन इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग, इनका जो एम होता है वो इंफॉर्मेशन देना होता है। एंड दीज एसेज आर नॉट रिटन फ्रॉम अ इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये जब भी लिखे जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं जिसमें आप टेस्टिफाइड नॉलेज का यूज़ करते हो, आप फैक्ट्स का यूज़ करते हो, आप जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो वो प्रॉपर फैक्ट्स या स्टेटिस्टिक्स पे बेस होंगे, देयर विल बी प्रॉपर डेटा जो आपने रिसर्च करके एनालाइज करके तब जा कर के उस टॉपिक पे लिखा होगा। सो एक्सपोजिटरी एसेज आर कम्प्लीटली टेस्टिफाइड एंड वेरीफाइड पीस ऑफ राइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारे टाइप्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एक है आपका कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। ना यू कैन राइट ऑन द टॉपिक्स जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के कॉजेज़ और उसके इफेक्ट के बारे में बता रहे हो, या यू कैन राइट ऑल्सो द एसेज जो जहाँ पे आप कंपैरिजन करके किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, यू आर कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स और उसके बारे में बता रहे हो, एंड यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट हाउ दे आर मच बेटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इस तरीके से हम एक्सपोजिटरी एसेज में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और हम बहुत ही डिटेल में इस एसे को लिखते हैं। देन वी हैव द लास्ट एसे, दैट इज़ द आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, जिसको हम परसुएसिव एसे भी कहते हैं। नाउ द मेन मोटिव ऑफ दिस एसे इज़ टू कन्विंस द रीडर्स अबाउट योर ओपिनियंस। आपने जो भी जिस चीज़ के बारे में भी लिखा है, अपने थॉट्स जो आपने लिखे हैं उसको इस तरीके से लिखना है कि रीडर्स जो हैं वो कन्विंस हो पाएँ आपकी बातों से। नाउ आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस करना। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम बहस कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज़ दैट सॉर्ट ऑफ ऐसे जहाँ पर आप प्रॉपर रिसर्च के बाद आप किसी भी टॉपिक पे जब लिख रहे हो एंड यू आर बेसिकली प्रेजेंटिंग योर ओपिनियंस ऑन द फेवर ऑफ समथिंग और एट अगेंस्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिखा इंटरनेट बून और बेन, ठीक है। इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है। नाउ ऑब्वियसली आई विल आइदर चूज़ द बून पार्ट और द बेन पार्ट। तो जो भी मुझे लगेगा कि इंटरनेट जो है वो लोगों के लिए एक वरदान है, एक बून है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातों को लिखूंगी। एंड इफ़ आई थिंक दैट नो इट इज़ अ बेन, इट इज़ अ कर्स, एक अभिशाप की तरह है, तो मैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को मेंशन करूँगी। सो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में हम किसी टॉपिक पर हम क्या मानते हैं उसके फेवर या अगेंस्ट में हम चीज़ों को लिखते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऐसे, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
यस, स्टोरी राइटिंग से पहले देयर इज़ वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब भी कोई ऐसे लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं. सो वी हैव 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो अपने ऐसे के स्ट्रक्चर को. द फर्स्ट पार्ट इज़ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है कि आप अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करते हो, जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है. देन सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है बॉडी ऑफ द ऐसे, जहाँ पे हम जो मेन पॉइंट्स हमें जो लिखने हैं उस टॉपिक के बारे में वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं. नाउ दीज बॉडी ऑफ द ऐसे कैन बी फर्दर सब कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट या अलग अलग सब हेडिंग में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज़ द कंक्लूजन पार्ट, जहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं अपने थॉट्स को. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, तो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट आई कैन राइट द मीनिंग और द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, कि आखिर पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है. एंड देन बॉडी ऑफ द ऐसे में मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकती हूँ. आई कैन राइट द फर्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें मैं अलग अलग पोल्यूशन के नाम लिख सकती हूँ. देन उन टाइप्स को अलग अलग सब हेडिंग्स में डिवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इनके बारे में इनकी हेडिंग को लिख करके उनके बारे में मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ. देन आई कैन फर्दर राइट इन द बॉडी ऑफ द लैंग्वेज अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की मैं एक हेडिंग लिख करके वो मेंशन कर सकती हूँ. देन हाउ वी कैन प्रिजर्व हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द पोल्यूशन, या व्हाट आर द वेज टू स्टॉप द पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को मैं एक हेडिंग के रूप में लिख करके फिर उसके अंदर का डेटा लिख सकती हूँ. सो इन दिस वे यू कैन राइट द बॉडी ऑफ द ऐसे. और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में आई विल समराइज एवरी थिंग वॉट आई हैव रिटन अबव इन फ्यू वर्ड्स और इन फ्यू लाइन्स. कुछ शब्दों में मैं अपने उस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूँगी. सो दिस इज़ हाउ यू राइट ऐसे, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्टोरी राइटिंग. नाउ स्टोरी राइटिंग की अगर हम बात करें तो स्टोरी आपने सबने पढ़ी होगी, ठीक है. इट इज़ नॉट समथिंग जो आपने पहले कभी ना देखी हो. हर बच्चा जो है कहानी सुनता हुआ पढ़ता हुआ बड़ा हुआ है. तो स्टोरी इज़ बेसिकली अ नरेटिंग ऑफ रियल और इमेजिनरी इवेंट्स. आप देखिए स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि स्टोरी इज़ बेसिकली अ नरेटिंग ऑफ रियल और इमेजिनरी इवेंट्स. हम कहानी को फिक्शनल और नॉन फिक्शनल 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. आपकी जो स्टोरीज़ हैं दैट कैन बी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड दे कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन सम रियलिटी. आप किसी सच्ची घटना पर भी कहानी लिख सकते हो, या आप इमेजिन करके भी कुछ किसी चीज़ पे अपनी कहानी लिख सकते हो, ठीक है. तो जब आप किसी भी कहानी मतलब किसी भी टॉपिक को इस तरीके से लिख रहे हो, सुना रहे हो, जहाँ पर आप इमेजिनरी इवेंट्स या रियल इवेंट्स के बारे में बता रहे हो एक स्टोरी की तरह, उसी को हम स्टोरी कहते हैं, ठीक है. नाउ देर आर शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टोरीज. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी की अगर हम बात करें, ठीक है, कि आखिर एक कहानी को लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो देर आर सर्टेन एलिमेंट्स गिवन ऑन योर स्क्रीन. पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो सेटिंग चाहिए. सेटिंग का मतलब कि ऑब्वियसली आपकी कहानी जब स्टार्ट होगी तो वो किसी ना किसी जगह से स्टार्ट होगी. यू मस्ट हैव सीन कि जब आप कोई कहानी पढ़ते हो तो हमेशा वो ऐसे स्टार्ट होती है कि वंस अपॉन अ टाइम या लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ किंग हु यूज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट और इन अ बिग पैलेस. इस तरह से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं, ठीक है. तो सेटिंग मतलब कि कहानी जहाँ से आप डिस्क्राइब कर रहे हो अपनी जगह को कि वो कैसे शुरू हो रही है, कहाँ पे किस जगह पे वो प्लेस वो कहानी की शुरुआत हो रही है, वेयर इट इज़ टेकिंग प्लेस. अब सेटिंग का जो काम होता है वो क्या होता है कि इट एक्चुअली हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बैकग्राउंड एंड इमेजेस इन द माइंड. जब आप कहानी पढ़ते हो तो अगर आपकी एक अच्छी सेटिंग है, ठीक है, आपने एक अच्छे पॉइंट व्यू से स्टार्ट करा है, तो वो जो सेटिंग होती है वो हेल्प करती है रीडर्स को बैकग्राउंड क्रिएट करने में. अगर आपने लिखा है दैट वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज, तो दिमाग में हमारी एक विलेज की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है. तो इट बेसिकली हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सीन और अ व्यू इन आर माइंड. देन इट ऑल्सो सेट्स द टोन और मूड ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी का मूड है या जो टोन है वो सेट करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है. देन फिजिकली और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारे एक्शंस पे या जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उन पे पड़ रहा है वो हम देखने को हमें मिलता है. ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द जस्टिफाइंग द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स. देन जो डिटेल्स हम सेटिंग में देते हैं इट कैन बी ऑफ टाइम ऑफ द डे. हम टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, लोकेशन, वेदर, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स हम दे सकते हैं सेटिंग में. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज दे पुट लाइफ इन द स्टोरी. कहानी में जो असली जान आती है वो कैरेक्टर्स
या पात्रों से ही आती है. विदाउट द कैरेक्टर्स ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू कैरी ऑन योर स्टोरी. बिना कैरेक्टर्स के आप अपनी कहानी आगे नहीं बढ़ा पाओगे. दोज आर द कैरेक्टर्स विच एक्चुअली हेल्प यू इन टेकिंग फॉरवर्ड योर स्टोरी. नाउ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके हैं. देयर इज़ दिस डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन एंड इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन. नाउ डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि ऑथर डायरेक्टली अपने कैरेक्टर्स के बारे में रीडर्स को बताता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर स्मिथ वॉज द मीनेस्ट मैन इन द टाउन. अब अगर मान लीजिए आपकी कोई स्टोरी है जहाँ पर आप डॉक्टर स्मिथ के बारे में पढ़ रहे हो और उनके बारे में आपको ऐसी लाइन पढ़ने को मिले कि डॉक्टर स्मिथ वॉज द मीनेस्ट मैन इन द टाउन. सबसे मतलबी, सबसे ख़राब, सबसे बुरे पर्सन थे पूरे टाउन में डॉक्टर स्मिथ. तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑथर ने बता दिया डॉक्टर स्मिथ के बारे में दैट ही इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन. आपको पहले ही पता चल गया कि अच्छा डॉक्टर स्मिथ एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है. तो ये यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टली कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. नाउ इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में द रीडर हैज़ टू understand about the character or about its characteristics by the hints or by the clues or by the sentences or the dialogues that has been given in reference to that specific character in the story. उस कहानी में उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो बातें दी गई हैं, वो जो हिंट्स दिए गए हैं, जो क्लूज़ दिए गए हैं, या जो उसके डायलॉग्स हैं या जो उसके एक्शंस हैं, उनको पढ़ के और समझ करके हम एज अ रीडर अंदाज़ा लगाते हैं उस कैरेक्टर के बारे में कि वो अच्छा है या वो बुरा है. यहाँ पे डायरेक्टली आपको आपको नरेटर बताता नहीं है कि ये कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा है डॉक्टर स्मिथ लाफ्ड मीनली एंड किक्ड अ स्ट्रे डॉग आउट ऑफ द वे. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि डॉक्टर स्मिथ लाफ्ड मीनली एंड किक्ड अ स्ट्रे डॉग आउट ऑफ द वे, और उन्होंने मतलब बहुत ही ईविलिश सी एक स्माइल करते हुए ही किक्ड अ स्ट्रे डॉग. तो जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो आपको ये समझ में आया कि ओके ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, क्योंकि अगर एक वो गुड पर्सन होते तो ऑब्वियसली ही वुडेंट हैव किक्ड द स्ट्रे डॉग. So in this way we introduced our characters in two types, direct characterization और indirect characterization. Then yes, अगर हम characters की बात करें तो हमें उन्हें dialogues भी देने की ज़रूरत है. तो the next thing is dialogue, क्योंकि obviously बिना dialogue के characters का कोई रोल नहीं रह जाएगा. Also in dialogues we have to keep in mind the proper selection of the words and the proper selection of the situation. यानी हम सिचुएशन के हिसाब से ही वर्ड्स देंगे, वर्ड्स को चूज़ करेंगे, डायलॉग रखेंगे. प्लस हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें डायलॉग देने हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ दिस कैरेक्टर हु इज़ ऑलवेज इन अ सीरियस मूड, तो हम उसे ऑब्वियसली कोई कॉमिकल डायलॉग नहीं देंगे. या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही फ़नी है, हमेशा जोक करता रहता है, तो हम उसे फ़नी डायलॉग्स ही देंगे. वी वोंट गिव हिम द सैड और द सीरियस टाइप ऑफ डायलॉग्स. तो डायलॉग्स जो हैं हमें सिचुएशन के टोन, सिचुएशन के हिसाब से और कैरेक्टर्स के हिसाब से डायलॉग सेट करने पड़ेंगे. Then we have the theme. Now theme is basically the message or the moral the author wants to tell to its readers. जो भी मैसेज आप जिस मैसेज या थीम पर कहानी लिखना चाह रहे हो, जो पीछे आपका मॉरल है, कहानी लिखने के पीछे का जो मैसेज है, वो जो आप देना चाह रहे हो उसी को हम थीम कहते हैं. नाउ थीम जो है वो स्टोरी की कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी रिलीजियस इन नेचर, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी बेस्ड ऑन सम मॉरल belief, anything. Then we have the plot. Now plot is basically the series of events which make up a story. जितने भी आपके events हुए हैं उन्हीं को हम plot कहते हैं, और वो events एक proper sequential order में ही introduce किए जाने चाहिए. ठीक है, all the actions in a story are called a plot. जितने भी events, incident या action आपकी कहानी में हो रहे हैं उसी को हम plot कहते हैं, और plot को हम हमेशा एक sequential order में ही introduce करते हैं. So these are certain elements which are required in the राइटिंग ऑफ अ स्टोरी. अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर स्टोरी को जब लिखा जाता है तो किस तरीके से उसका फंक्शन होता है या कैसे उसका मैकेनिज़्म है. पहला आपका एक्सपोजिशन पार्ट आता है जिसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहते हैं, जहाँ पे हमेशा आपकी स्टोरी इंट्रोडक्शन से शुरू होती है, जहाँ पर आप सारे मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हो. ठीक है, आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो कैरेक्टर्स के बारे में, सेटिंग्स के बारे में. ठीक है, एंड ये हमेशा स्टोरी की बिगनिंग होती है, और जहाँ पर आपको बहुत ही कम एक्शन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करा जा रहा होता है. सेकंड, जब आप कहानी में आगे बढ़ते हो तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो हमारा सेकंड पार्ट है,
कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली द स्ट्रगल और द प्रॉब्लम दैट इज़ टेकिंग प्लेस। जो प्रॉब्लम है जो आपकी स्टोरी की, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब ये भी, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन जो हमेशा क्लाइमेक्स से पहले होता है, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। सेकंड आपका इसमें क्लाइमेक्स आता है, जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे आपकी पूरी स्टोरी को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक सस्पेंस पॉइंट आता है। एंड the more good climax will be, the more you will be able to connect your रीडर्स और योर व्यूअर्स। आप उतना, जितना ज़्यादा आप अपने व्यूअर्स को चाहते हो कि वो कनेक्टेड रहें आपकी स्टोरी के टाइम पे, आपको अपना क्लाइमेक्स उतना बेहतर करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज़ द फॉलिंग एक्शन, जो क्लाइमेक्स के बाद होता है, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो अब तक चल रही थी वो सॉल्व हो चुकी होती है, और उसके बाद क्या चीज़ें हो रही हैं, द अमाउंट ऑफ टेंशन दैट हैज़ बीन डिक्रीज्ड एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल डाउन, ये सारी चीज़ें हम फॉलिंग एक्शन में देखते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ रेजोल्यूशन, यानी कंक्लूजन, जहाँ पर आप अपनी स्टोरी की एंडिंग दिखाते हो। सो 3 तरीके हैं यहाँ पे। दीज आर द 3 फंक्शंस, मेन फंक्शंस, या 3 पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, जिसमें एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, सेकेंड आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपका आ गया रेजोल्यूशन। और कॉन्फ्लिक्ट को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स और फॉलिंग एक्शन में, ठीक है। नाउ ये आपका स्टोरी का पार्ट हो गया। नाउ वी विल स्टॉप राइट हेयर, अब हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फर्दर टॉपिक्स लाइक पैराग्राफ राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। एंड टिल नाउ आई होप आपको जो भी इस टॉपिक, इस वीडियो में समझाए गए हैं जो भी टॉपिक, वो आपको समझ में आए हैं, ठीक है। एंड वी विल फर्दर टॉक अबाउट द नेक्स्ट और द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियोज़, ओके। थैंक यू क्लास।